हेलो प्यारे बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं अपना क्लास 10 का करंट इलेक्ट्रिसिटी का नेक्स्ट टॉपिक, जिसको हम बोल रहे हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? हम कोई वायर लेते हैं सपोज, या कोई कंडक्टर लेते हैं। वायर में से कंडक्टर आपने ले लिया है और इस कंडक्टर के अंदर हम करंट फ्लो कराते हैं। कोई बैटरी लगा दी, कोई सोर्स ऑफ ईएमएफ लगा दिया और करंट फ्लो करता है इसके अंदर। सपोज आई करंट फ्लो करता है। तो ये जो भी कंडक्टर है अपना, इस कंडक्टर का अपना कुछ एक रेजिस्टेंस होता है। उस रेजिस्टेंस की वजह से जब हम करंट इसके अंदर फ्लो कराते हैं तो ये जो कंडक्टर है आपका, ये गर्म हो जाता है, हीट हो जाता है। ठीक है, दैट इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये कैसे होता है हम समझेंगे थोड़ी देर में। और एक चीज और आपने नोटिस की होगी कि जितने टाइम तक हम करंट को ज्यादा देर तक फ्लो कराते हैं, अगर करंट जो इसके अंदर कंडक्टर के अंदर हम फ्लो करा रहे हैं, यानी जो जो कंडक्टर हम उसको ज्यादा देर तक यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके अंदर जो हीट है उसका प्रोडक्शन भी ज्यादा ही होता है। ये चीज आपने देखी होगी, ठीक है, नोटिस की होगी। अब हम समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है, व्हाई इट हैपन्स। अब मैं एक थोड़ा सा ज्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया का यहाँ पर एक कंडक्टर सपोज कर लेता हूं। ठीक है, ये कंडक्टर है और इसके ऊपर आपने क्या लगा दिया, एक सोर्स ऑफ ईएमएफ लगा दिया, एक बैटरी लगा दी। ये अपनी एक बैटरी है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव। ये बड़ा वाला जो होता है वो पॉजिटिव होता है, जो छोटा है वो नेगेटिव रहेगा। ओके, अब इसके अंदर करंट फ्लो करता है। करंट फ्लो करने का मीनिंग क्या है कि इधर जो आपने इसको पॉजिटिव कर दिया इस एंड को, और इस एंड को आपने बैटरी से नेगेटिव कर दिया, तो व्हाट विल हैपन, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एटम्स के अंदर, इलेक्ट्रॉन्स जिनको आप फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोल रहे हो किसी कंडक्टर के अंदर, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स लगता है। ये तो आप लास्ट टॉपिक्स में पढ़ चुके हो। यानी ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, जब ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करते हैं तो इनके रास्ते में और बहुत सारे क्या रहते हैं, आपके एटम्स रहते हैं, आयंस रहते हैं। ठीक है, जिनके अंदर से ये खुद निकले हैं। सपोज कीजिए ये आपका एक एटम है और इसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन, जो फ्री इलेक्ट्रॉन, वो निकल गया है। किस वजह से? बैटरी की वजह से, फोर्स की वजह से। लेकिन ये एटम यानी ये जो अब आयन बन गया इलेक्ट्रॉन के निकलने से, ये तो वहीं रहेगा। ठीक है, सिमिलरली और बहुत सारे होंगे जिनके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकले होंगे। तो एक का इलेक्ट्रॉन दूसरे के साथ कोलाइड करेगा, दूसरे का तीसरे के साथ कोलाइड करेगा, ये कोलिजन होता रहेगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन्स की जो मूवमेंट हमने बात की है वो किस वजह से है? इस सोर्स ऑफ ईएमएफ की वजह से, जिसको आप बोलते हो पोटेंशियल डिफरेंस। ये भी आप लास्ट टॉपिक्स के अंदर आप कर चुके होंगे। जब आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हो तो चार्ज का फ्लो होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। अब नाइन्थ क्लास की अगर मैं बात करूं, नाइन्थ क्लास में एक चीज पढ़ी होगी आपने, काइनेटिक एनर्जी। What do you mean by kinetic energy? Energy possessed by the object due to their motion. ठीक है, now electrons are in motion. इलेक्ट्रॉन मोशन में है। ओके, अब इलेक्ट्रॉन जो मोशन के अंदर है उनके अंदर क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। अब वो एटम्स के साथ कोलाइड कर रहे हैं, मूव करते हैं। जैसे आप भीड़ के अंदर से निकलते हो, बहुत सारे आदमी खड़े हैं और आपको पास करना है भीड़ को। ठीक है, तो कभी कभी आप एक जो पर्सन्स हैं आपके रास्ते में, उनके साथ कोलाइड कर जाते हो। सिमिलर इट हैपन्स विद द इलेक्ट्रॉन्स आल्सो।
अब इलेक्ट्रॉन जहां से पास करते, कंडक्टर तो पूरा सॉलिड है, उसके अंदर बहुत सारे एटम्स होते हैं, तो रास्ता तो बिल्कुल क्लियर नहीं है कि इलेक्ट्रॉन एक एंड से दूसरे एंड तक ऐसे ही चला जाएगा, कोलिजन होके जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो कौन सी एनर्जी उनके पास, काइनेटिक एनर्जी, मोशन की वजह से। तो जब वो कोलाइड करते हैं इन एटम्स के साथ या आयंस के साथ, जब हम बात करते हैं तो अपनी एनर्जी को ट्रांसफर कर देते हैं, क्योंकि जब कोलिजन होगा, एक तो भारी भरकम चीज है, एक एटम एक छोटा सा इलेक्ट्रॉन इसके साथ कोलाइड करेगा, तो ये तो क्या हो जाएगा, इसकी तो स्पीड कम हो जाएगी ना। और जैसे ही स्पीड कम होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज हो जाती। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर, जब स्पीड यानी वी वेलोसिटी कम हो जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी भी कम हो जाएगी। और एक चीज हमने पढ़ी है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ठीक है, ये कौन सा है, ये होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मीनिंग एक तरह की एनर्जी वो दूसरी तरह की एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है, लेकिन एनर्जी खत्म नहीं होती, डिस्ट्रॉय नहीं होती। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, अगर इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कम हुई है या खत्म हुई है तो वो एक तरह की एनर्जी दूसरी तरह की एनर्जी में क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। तो जब ये इलेक्ट्रॉन जिसकी हम बात कर रहे हैं वो बहुत बड़े एटम के साथ जब कोलाइड करता है, इस एटम के साथ, तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, हीट एनर्जी में, बिकॉज हीट इज ऑल्सो द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, सही बात। इसका मीनिंग ये हो गया कि जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, वो किस में कन्वर्ट हो गई है, हीट में कन्वर्ट हो गई है। हीट में कन्वर्ट होने का मतलब ये है कि जितने भी एटम्स इसके अंदर हैं उन एटम्स को हीट मिल गई, वो गर्म हो गए। और क्योंकि पूरा कंडक्टर ही एटम का बना हुआ है ये, तो आप जो तार है, जो वायर है, जो कंडक्टर है, वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, हॉट हो जाता है। ठीक है, किस वजह से हुआ है, काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की किस में कन्वर्ट हो गई है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है। एक और चीज, ये क्यों हुआ, वाई, कोलिजन से हुआ। किस वजह से हुआ, कोलिजन से हुआ। कोलिजन का एक मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा था उसकी मूवमेंट की डायरेक्शन में क्या आ गया, ऑब्स्टेकल आ गया। ऑब्स्टेकल का मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हिंडर हो गई, स्टॉप हो गई, रुक गई, उसके अंदर रुकावट आ गई। ठीक है, तो उस ऑब्स्टेकल को, उस हिंड्रेंस को क्या बोलते हैं हम, रेजिस्टेंस बोलते हैं। दैट हिंड्रेंस इज नोन एज रेजिस्टेंस। ओके, इसका मतलब ये जो हीटिंग इफेक्ट हुआ, यानी काइनेटिक एनर्जी वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हुई, वो किस वजह से हुई है, रेजिस्टेंस की वजह से हुई है। ठीक है, अगर कंडक्टर का रेजिस्टेंस नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन सीधा पास हो जाएगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी भी हीट एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगी। ये क्यों हुआ है, क्योंकि रेजिस्टेंस की वजह से हुआ है, क्योंकि उस कंडक्टर का कुछ ना कुछ क्या रहता है, रेजिस्टेंस रहता है। ठीक है, गॉट माय पॉइंट। यानी हीट जो होता है वो किस वजह से हुआ है, आपका रेजिस्टेंस की वजह से। अब कितना हीट हुआ है, यानी कितनी हीट प्रोड्यूस हुई है, वो अमाउंट भी हमें कैलकुलेट करनी होती है। अब हमें ये तो पता चल गया भैया कि हीट तो प्रोड्यूस होती है, लेकिन कितनी हीट प्रोड्यूस होती है ये नहीं पता। तो इसका पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने पिछले टॉपिक्स को फिर से रिमेम्बर करना पड़ेगा। देखिए, ओके, तो हमें ये पता चल गया कि ये किस वजह से होता है। मीनिंग ये हो गया कि काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस।
ठीक है। अब बात आती है कि काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आई इलेक्ट्रॉन्स के अंदर। काइनेटिक एनर्जी कैसे आएगी? काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स के अंदर, इलेक्ट्रॉन्स का मतलब एक चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन क्या है अपने पास? एक चार्ज पार्टिकल। जब चार्ज पार्टिकल को जब मूव कराते हैं तो व्हाट इज रिक्वायर्ड? पोटेंशियल डिफरेंस V, and the we define V as work done per unit चार्ज, ऐसे ही डिफाइन करते हैं हम, स्टार्टिंग के टॉपिक्स में हमने देखा था। तो इसका मतलब ये पोटेंशियल डिफरेंस कुछ वर्क करता है और उस वर्क की वैल्यू क्या रहती है? V इंटू क्यू। इसी इक्वेशन से देखो, वर्क मतलब इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये भी एक एनर्जी है, ठीक है। एंड दिस एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि वर्क क्या हुआ, वर्क से क्या हुआ है? इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट हुए हैं, तो वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? हीट एनर्जी में। वेरी सिंपल, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि जो हीट प्रोड्यूस होगी कंडक्टर के अंदर, हीट प्रोड्यूस्ड, अगर उस हीट प्रोड्यूस्ड को मैं H से लिखता हूं तो दैट H will be equal to W and it is equal to VQ, where Q is the amount of charge flowing, ठीक है। Now from the definition of current, what do you know? I is equal to charge per unit time. So from here Q can be written as I into T. So this H becomes V, and in place of Q write I into T. So H becomes VIT, ठीक है। This is the amount of heat produced in a conductor. किसी कंडक्टर के अंदर जो अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगी वो कितनी होगी? H इज इक्वल टू VIT के बराबर होगी, ठीक है। सेकंड, इसी इक्वेशन को हम यूज करेंगे कैसे? देखिए, हमारे पास H की वैल्यू आई है VIT in terms of potential difference, current and time. Suppose you are not given with current. कई बार न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में आपके पास होता है कि सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस, टाइम और रेजिस्टेंस दिया होता है, बिकॉज असली यानी रियली जो रीजन है हीट प्रोडक्शन का वो तो रेजिस्टेंस है। तो आई कैन राइट इट इन द फॉर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस। ओम्स लॉ को रिमाइंड करो। ओम्स लॉ क्या है? V is equal to IR. So from here I is equal to V by R. So in our equation, in this equation, you can put H is equal to V, and in place of I we can write V by R into T, and this will become V square by R into T H. This is another relation for H. Let I write it as second relation, ठीक है। Similarly, sometimes you are given with current, not voltage. So in this relation, in 2, use H is equal to, in place of V we can write it as IR, and this will become I square R divided by R into T. इसी रिलेशन से निकाल दिया है, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करो, क्या आएगा? I square R square divided by R into T. What is this T? This is time, and from 1 R ये कैंसिल कर देंगे आप, तो this will become I square RT, H की वैल्यू। This is a third relation, ठीक है। So हमारे पास अब 3 रिलेशन H के लिए हो गए हैं। H is equal to VIT, H is equal to V square by RT, and H is equal to I square RT, ठीक है। हीट प्रोडक्शन किसकी वजह से रहेगा? आपका रेजिस्टेंस की वजह से होगा। तो तीनों ही केस आपके पास हो सकते हैं। जब आपके पास V
आई और टी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में दे रखा हो, ये तीनों, ठीक है, तो आप ये रिलेशन यूज करेंगे। और जब आपके पास दे रखा वी आर टी तो आप सेकंड वाला रिलेशन यूज करेंगे। और जब आपके पास दे रखा होगा आई आर टी तो आप थर्ड वाला रिलेशन यूज करेंगे, ठीक है। व्हाट माय पॉइंट? तो H इज इक्वल टू आपके पास वी आई टी, H इज इक्वल टू वी स्केयर बाय आर टी एंड H इज इक्वल टू आई स्केयर आर टी। ये तीनों इक्वेशन आपकी किसके लिए हैं? H के लिए। व्हाट इज H? हीट प्रोड्यूस्ड। क्यों हीट प्रोड्यूस्ड? ड्यू टू रेजिस्टेंस, ड्यू टू करंट। ओके, चार्ज फ्लो करेगा, रेजिस्टेंस ऑफर होगा, रेजिस्टेंस ऑफर होगा, कोलिजन होगा, कोलिजन होगा, काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी? हीट में कन्वर्ट होगी, ठीक है। तो हीट में कन्वर्ट होगी तो हीट किसको मिलेगी? एटम्स को मिलेगी, उस कंडक्टर को मिलेगी, तो वो गर्म हो जाएगा, हॉट हो जाएगा। कितना हॉट होगा? क्योंकि एनर्जी को तो कैलकुलेट कर सकते हैं हम, एनर्जी को कैलकुलेट करने का आपके पास ये एक तरीका रहेगा, ठीक है। कोई डाउट? अब हमारा जो रिलेशन आया है H इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी, ठीक है, इससे हमारे पास एक लॉ निकल के आता है जिसको हम बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, कौन सा लॉ? जूल्स लॉ। व्हाट इज? हीट प्रोड्यूस्ड इन ए कंडक्टर is directly proportional to square of the current। इसी रिलेशन से देखो, H is equal to I square RT, इसी रिलेशन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I square, H is directly proportional to R also, okay, and H is directly proportional to T। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीनिंग क्या है? जैसे करंट बढ़ेगा, करंट इंक्रीज करेगा, H भी इंक्रीज करेगा। सिमिलरली रेजिस्टेंस किसी कंडक्टर का बढ़ाओगे, इंक्रीज करोगे, हीट बढ़ेगी। सिमिलरली करंट जितने टाइम तक फ्लो कराते रहेंगे, हीट प्रोडक्शन भी उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। तो दिस इज नॉन एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो अगर आपका एग्जाम में आए कि व्हाट इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, तो आप क्या लिखेंगे? The amount of heat produced in a conductor due to flow of current is directly proportional to I square, directly proportional to resistance, and directly proportional to time. And what is the reason? Why? Why the heat is produced? The reason is the kinetic energy of electrons gets converted into heat energy। क्यों? क्योंकि due to resistance of the conductor, resistance of the conductor, okay। इसी के ऊपर बेस्ड अब हमारे पास एक न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल क्या है? फाइंड द हीट प्रोड्यूस्ड इन अ कंडक्टर, हीट प्रोड्यूस्ड इन ए कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कंडक्टर का कितना दे दिया? 10 ओम, और पावर सप्लाई कितने वोल्ट के? 220 वोल्ट की अप्लाई कर रखी, कितने टाइम तक? 10 सेकेंड्स तक। सॉल्यूशन कैसे करेंगे? गिवन थिंग्स लिख लीजिए। What are the given things? Resistance of the conductor, this is 10 ohm, okay, potential difference 220 volt, power supply of 220 volt, ठीक है, and for what time it is applied? For 10 seconds। अब हमारे पास हीट के देखो तीन फॉर्मूले थे, VIT, V square by RT and I square RT, ये तीनों फॉर्मूले आपके हीट के हैं। तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा फॉर्मूला अब अप्लाई करेंगे। देखो इनमें से R दे रखा है, R किसके अंदर है?
चेक इट। आर इसके अंदर है और आर इसके अंदर है, दोनों फॉर्मूला के अंदर आर है। इसके बाद v दे रखा है तो v इसके अंदर है, इसके अंदर नहीं है। ठीक है, टाइम 10 सेकेंड इसके अंदर भी है, इसके अंदर। कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? सेकेंड वाला। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो भी यूज हो रहे हैं वेरिएबल, वो तीनों वेरिएबल हमारे क्वेश्चन के अंदर दिए गए हैं। तो आप क्या करेंगे? H इज इक्वल टू हीट प्रोड्यूस्ड विल बी इक्वल टू v स्क्वायर बाय आर टी। व्हाट इज v? 220। 220 स्क्वायर है ना, तो 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाय 10 इंटू टाइम 10 सेकेंड्स। So this is cancelled out. The H is equal to 20 into 20 into 100. This much joule. What is the unit of heat? Heat is the form of energy. Energy की क्या unit होती है?